कहानी की शुरुआत होती है धरती पर आई अब तक की सबसे भयावह तबाही से। साल था 2014, जब ग्लोबल वार्मिंग अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी थी। तापमान तेजी से बढ़ रहा था और दुनिया का हर हिस्सा झुलस रहा था। इंसानियत को बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने आसमान में एक विशेष रसायन छोड़ा ताकि धरती को ठंडक मिल सके, पर यह कदम उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। यह रसायन इतना शक्तिशाली निकला कि उसने पूरी धरती को बर्फ की मोटी चादर से ढक दिया। अब आसमान से लगातार बर्फ के तूफान बरसने लगे, समुद्र जम गए, पहाड़ ठंड से पत्थर बन गए, हर तरफ बस सफेद मौत का आलम था। धीरे धीरे इंसान, जानवर और प्रकृति सब खत्म होने लगे। धरती एक निर्जीव बर्फीली रेगिस्तान में बदल गई। लेकिन इसी विनाश के बीच इंसानियत की आखिरी उम्मीद बची थी, एक ट्रेन जिसका नाम था स्नोपियर्सर। इसे बनाया था एक अरबपति इंजीनियर विल्फर्ड ने। ये कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। इसका इंजन कभी रुकता नहीं था। ये लगातार धरती की परिक्रमा करता रहता था, जैसे जीवन की अंतिम सांस चल रही हो। इस ट्रेन में मानव जीवन की हर जरूरत मौजूद थी, बिजली, पानी, भोजन और जीने का पूरा इंतजाम। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया था, जैसे एक चलता फिरता संसार। सबसे आगे थे फर्स्ट क्लास डिब्बे, जहाँ रहते थे अमीर लोग, जिन्होंने मोटी रकम देकर अपनी जगह खरीदी थी। उनके लिए ये ट्रेन एक 5 स्टार होटल जैसी थी। शाही खाना, उम्दा शराब, शानदार कमरे और हर सुख सुविधा। वे जो चाहते वही पाते, उनकी मर्जी ही यहाँ का कानून थी। बीच के हिस्से में रहते थे इकोनॉमी क्लास के यात्री। इनकी जिंदगी उतनी आलीशान तो नहीं, पर फिर भी इनमें संतुलन और सुविधा थी। उन्हें खाना, पानी और जरूरी चीजें मिलती थीं। लेकिन सबसे पीछे था टेल सेक्शन, जहाँ रहते थे वो लोग जो बिना टिकट सवार हुए थे, गरीब, बेबस और भूखे लोग, जिनकी जिंदगी किसी नरक से भी ज्यादा कठिन थी। यहाँ उन्हें न अच्छा खाना मिलता था, न नहाने के लिए पानी की एक बूंद। पिछले 17 सालों से इन लोगों की जिंदगी बस एक ही चीज पर टिकी थी, एक अजीब सा प्रोटीन बार जिसे रोज गार्ड्स आकर बांटते थे। भूख से तड़पते इन लोगों को न अच्छा खाना मिलता था, न कभी बाहर की दुनिया देखने का मौका। उनके लिए ट्रेन की दीवारें ही कैद खाना बन चुकी थी। इस चलती फिरती दुनिया का मालिक था विल्फर्ड, जो इंजन सेक्शन में बैठकर पूरी ट्रेन और उसके लोगों पर राज्य करता था। इस ट्रेन में जीवन के हर रूप का इंतजाम था, बिजली की रोशनी, पानी की सप्लाई, लजीज खाना और यहाँ तक कि बच्चों के लिए स्कूल तक। पर ये सारी सुविधाएं सिर्फ अमीरों और मिडिल क्लास तक सीमित थीं। टेल सेक्शन वालों के हिस्से में बस अंधेरा, बदबू और वही प्रोटीन बार आया करता था। ट्रेन कभी नहीं रुकती थी। ये लगातार 24 घंटे चलती रहती और धरती का एक पूरा चक्कर लगाने में इसे पूरा 1 साल लगता था। हर साल जब यह ट्रेन कातेना ब्रिज पार करती तो उसे एक नए साल की शुरुआत माना जाता था, क्योंकि वह पुल इस चलती दुनिया के एक और साल पूरे होने का प्रतीक था। अब कहानी पहुंचती है साल 2031 में। इस दिन 2 गार्ड्स टेल सेक्शन में आते हैं। इस बार उनका आदेश था, उन्हें चाहिए एक वायलिन वादक जो जाकर फर्स्ट क्लास में प्रदर्शन करे। भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। उसने कहा कि वह और उसकी पत्नी दोनों वायलिन बजाते हैं, लेकिन गार्ड्स को चाहिए था सिर्फ एक व्यक्ति। जब बूढ़े ने अपनी पत्नी को छोड़ने से इनकार किया तो गार्ड्स ने अपनी क्रूरता दिखा दी। उन्होंने उसकी पत्नी का हाथ तोड़ दिया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। यह दृश्य देखकर टेल सेक्शन में गुस्से की आग भड़क उठी। अब लोगों का सब्र टूट चुका था। उन्हें महसूस हुआ कि अब वक्त आ गया है बगावत का। इसी दौरान कर्टिस एवरेट और उसका साथी एडगर कुछ और करने में लगे थे। वे उन प्रोटीन बार्स में छिपे संदेश खोज रहे थे जो किसी अनजान व्यक्ति की ओर से आगे के डिब्बों से भेजे जाते थे। इन संदेशों में छिपी होती थी उम्मीद की एक किरण जो इन कैदियों को जिंदा रहने और लड़ने का हौसला देती थी। उसी वक्त तानिया, जो एक माँ थी, कर्टिस के पास आई और बताया कि जिस संदेश की वह तलाश कर रहा है वो उसके बेटे के प्रोटीन बार में छिपा है। कर्टिस ने बच्चे को बहलाया और बार ले लिया। उसने धीरे से बार तोड़ा और उसमें से निकला एक छोटा सा कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर था एक रहस्यमय संदेश जो टेल सेक्शन वालों के दिलों में विद्रोह की आग भड़का देने वाला था। सालों से ये लोग सिर्फ एक ही चीज पर जिंदा थे, वो अजीब सा प्रोटीन बार जो उनकी भूख तो मिटा देता था पर जिंदगी का स्वाद छीन चुका था। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उनका सब्र टूट चुका था। हर कोई चाहता था उस आगे वाले हिस्से तक पहुंचना जहां रोशनी थी, सुख सुविधाएं थीं और सबसे बढ़कर जिंदगी थी। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। पिछले 17 वर्षों में उन्होंने 2 बार बगावत की और हर बार उन्हें नाकामी ही हाथ लगी। हर असफल कोशिश ने उनकी उम्मीदों को कुचल दिया। इन सब के बीच कर्टिस था, वो इंसान जिसे टेल सेक्शन वाले अपना नेता मानते थे। मगर कर्टिस खुद को कभी लीडर मानना ही नहीं चाहता था। उसका अतीत उसे बार बार रोकता था, एक ऐसा अतीत जो उसके दिल में पछतावे और दर्द का बोझ बन चुका था। कर्टिस ने वो रहस्यमयी मैसेज दिखाया गिलियम को, जो टेल सेक्शन का सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति था। वो कर्टिस को हमेशा एक उम्मीद की किरण मानता था, चाहे कर्टिस खुद इस जिम्मेदारी को स्वीकार न करे। इस बार संदेश में एक नाम लिखा था, नामगोंग मिसू। नामगोंग वही आदमी था जिसने ट्रेन का सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन किया था, लेकिन अब वह ट्रेन के जेल सेक्शन में कैद था। यही शख्स
उनके लिए बगावत की चाबी बन सकता था। टेल सेक्शन वालों की नई योजना तैयार थी। वे पहले नामगोंग को आजाद करेंगे, फिर उसकी मदद से ट्रेन के हर दरवाजे को खोलते हुए सीधे इंजन तक पहुंचेंगे। अगर उन्होंने इंजन पर कब्जा कर लिया तो पूरी ट्रेन उनका राज्य बन जाएगी। यह उनका आखिरी मौका था जिंदगी बदलने का। उसी रात गार्ड्स के साथ ट्रेन की सीईओ मेसन फिर से टेल सेक्शन में आई। इस बार वे एक नई मांग लेकर आए। उन्हें चाहिए थे बच्चे। गार्ड्स ने बच्चों की ऊंचाई नापनी शुरू की। तान्या और एंड्रयू ने अपने बच्चों टिमी और एंडी को छिपाने की कोशिश की, पर क्रूर गार्ड्स ने उन्हें जबरन खींचकर अलग कर दिया। एंड्रयू का दिल टूट गया। उसने गुस्से में आकर मेसन के सिर पर जूता फेंक दिया ताकि शायद वो उसके बेटे को ले जाने से रुक जाए। लेकिन मेसन ठंडी मुस्कान के साथ बच्चों को लेकर चली गई। कुछ देर बाद वह वापस आई। उसने वही जूता उठाया और भीड़ के सामने ताने मारते हुए कहा, जैसे जूते की जगह पैर में होती है और सिर की जगह सिर पर, वैसे ही तुम्हारी जगह है टेल सेक्शन में। अपनी औकात कभी मत भूलना। उसके शब्दों ने हर इंसान के दिल में आग लगा दी। मेसन ने अब सजा का ऐलान किया। उसने गार्ड्स को हुक्म दिया, एंड्रयू का हाथ ट्रेन के बाहर निकालो। बाहर की ठंड इतनी भयानक थी कि सिर्फ 7 मिनट में इंसान का हाथ पत्थर बन जाता था। फिर गार्ड्स ने निर्दयता की हद पार कर दी। उन्होंने एक भारी हथौड़ा उठाया और एंड्रयू का जमा हुआ हाथ तोड़ डाला। टूटने की आवाज ट्रेन में गूंज उठी। हर कोई खामोश लेकिन भीतर से जलता हुआ था। ये पहली बार नहीं था। टेल सेक्शन में ऐसे कई लोग थे जिनके हाथ पैर कटे हुए थे। हर जख्म एक कहानी था, या तो बगावत की सजा या भूख में की गई गलती। ये सब देखकर कर्टिस और बाकी लोग उबल पड़े। अब वक्त आ गया था बदला लेने का। अब उनकी खामोशी को बगावत की आवाज में बदलना था। कर्टिस को एक बात पर शक था। उसे लगता था कि गार्ड्स की गनों में अब गोलियां नहीं है, क्योंकि पिछले 10 सालों में हुए विद्रोहों में सारी गोलियां खत्म हो चुकी थीं और इस ट्रेन में नई गोलियां बनाने का कोई जरिया नहीं था। उसे यकीन था कि गार्ड्स सिर्फ डराने के लिए खाली बंदूकें लेकर घूमते हैं। इस बार उसने अपने शक को परखने का फैसला किया। कर्टिस आगे बढ़ा, एक गार्ड की गन अपने सिर पर रखवाई और उसे ट्रिगर दबाने को कहा। गन चली, लेकिन आवाज खालीपन की थी, कोई गोली नहीं। कर्टिस का शक सही निकला। ये नजारा देखकर टेल सेक्शन वालों की रगों में आग दौड़ गई। अब डर नहीं, सिर्फ हिम्मत और गुस्सा बाकी था। उन्होंने गार्ड्स पर टूट पड़ते हुए हमला कर दिया। गार्ड्स को मौत के घाट उतारते हुए विद्रोही बढ़ते गए और आखिरकार पहुंचे जेल सेक्शन तक। वहां उन्होंने आजाद किया नामगोंग मिन्सू और उसकी बेटी योना को। दोनों को सालों से स्लीप चैम्बर्स में कैद किया गया था। वे दोनों क्रोनोल नामक एक अजीब ड्रग के आदी थे। इस ट्रेन में कैदियों को इसी तरह बेहोशी के कक्षों में बंद किया जाता था। नामगोंग ने कर्टिस से एक सौदा रखा। हर दरवाजा खोलने के बदले उसे चाहिए होंगे 2 डोज क्रोनोल ड्रग के। कर्टिस ने यह शर्त मंजूर कर ली, क्योंकि अब हर सेक्शन पार करना जरूरी था। योना में एक खास काबिलियत थी। वो बिना देखे अगले दरवाजे के पार क्या है इसका एहसास कर सकती थी। उसे मानो हर दीवार के पार की झलक मिल जाती थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, अचानक सामने आई खिड़कियां और 17 साल बाद टेल सेक्शन वालों ने पहली बार देखा सूरज की रोशनी। हर चेहरा हैरानी और खुशी से भर उठा। बाहर का दृश्य मगर दिल तोड़ देने वाला था। धरती अब भी बर्फ से ढकी थी। हर ओर जमी हुई वीरानी फैली थी। गिलियम, जो सबसे समझदार था, उसकी आंखों में निराशा उतर आई। 17 साल बीत गए, लेकिन धरती अब भी नहीं पिघली थी। ये देखकर सबके दिल टूट गए, पर उनकी बगावत की ज्वाला अब और तेज जल उठी। आगे बढ़ते हुए वे पहुंचे उस सेक्शन में जहां बनते थे उनके प्रोटीन बार्स। कर्टिस ने मशीन के भीतर झांका और जो उसने देखा वो था रूह कंपा देने वाला। प्रोटीन बार्स बनाए जाते थे कॉकरोच को पीसकर। ये सच्चाई जानकर हर कोई सन्न रह गया। वो चीज जिससे वे सालों से जिंदा थे, असल में थी गंदगी और कीड़ों का ढेर। यह एक डरावना और गंदा सच था जिसे देखकर किसी का भी दिल बैठ जाए। कर्टिस ने तय किया कि वह यह बात किसी को नहीं बताएगा। अगर बाकी लोगों को पता चला कि वे जिन बार्स को अब तक खाना समझते थे वे असल में कीड़ों से बने हैं, तो उनका हौसला पूरी तरह टूट जाएगा। इसी बीच कर्टिस को एक और रहस्यमय संदेश मिला। उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, वाटर। इसका मतलब था कि अब उनका अगला निशाना होगा ट्रेन का वाटर सप्लाई सेक्शन। यह ट्रेन का सबसे जरूरी हिस्सा था। अगर वे इस सेक्शन पर कब्जा कर लेते हैं तो वे विल्फर्ड और बाकी फर्स्ट क्लास वालों को झुकने पर मजबूर कर सकते थे। पानी की सप्लाई रोक देना मतलब ट्रेन की धड़कन रोक देना था। लेकिन यह मिशन आसान नहीं था। जैसे ही वे अगले दरवाजे की ओर बढ़े, योना ने खतरे का एहसास किया। उसने कहा कि इस बार दरवाजे के पीछे कुछ गड़बड़ है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा खुला और सामने भारी हथियारों से लैस गार्ड्स की फौज खड़ी थी। यह एक जाल था। तुरंत गोलियां और वार शुरू हो गई। हर ओर खून और चीखें गूंज उठी। उसी समय ट्रेन के स्पीकर से अनाउंसमेंट हुआ, सभी ध्यान दें, ट्रेन अब येकाटेरिना ब्रिज पार करने वाली है। यह हर साल का वो पल होता था जब ट्रेन अपनी एक पूरी परिक्रमा पूरी करती थी। गार्ड्स ने चिल्लाना शुरू किया, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन इस खुशी के बीच अचानक ट्रैक पर बर्फ की एक विशाल चट्टान आ गई। ट्रेन जोर से हिली और बर्फ के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। उसी पल योना ने नीचे घाटी में देखा। उसे एक
एयरप्लेन का मलबा नजर आया, जो अब पहले से कहीं ज्यादा साफ दिख रहा था। इसका मतलब था कि बर्फ सचमुच पिघल रही थी। एक छोटी सी उम्मीद की किरण जो बताती थी कि शायद बाहर की दुनिया अब रहने लायक हो रही थी, लेकिन अभी वे किसी सपने में नहीं जी रहे थे। सामने मौत थी, गार्ड्स की सेना। इसी बीच ट्रेन की मिनिस्टर मेसन वहां आ पहुंची। वह घमंडी हंसी के साथ बोली, तुम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए कि विल्फर्ड ने तुम्हें इस ट्रेन में जगह दी, लेकिन तुम लोग अपनी औकात भूल गए हो। ट्रेन का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश की है, अब इसकी कीमत चुकानी होगी। उसने आदेश दिया, टेल्स सेक्शन के 24% लोगों को तुरंत खत्म कर दो। पॉपुलेशन कंट्रोल जरूरी है। इसी दौरान ट्रेन एक लंबी अंधेरी टनल में घुस गई। गार्ड्स ने अपने नाइट विजन गॉगल्स पहन लिए और अंधेरे में हमला शुरू कर दिया, लेकिन कर्टिस ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने चिल्लाकर कहा, मशालें जलाओ, और पलक झपकते ही अंधेरा आग की रोशनी से भर गया। अब गार्ड्स और विद्रोही आमने सामने थे। मशालों की रोशनी में लहूलुहान जंग शुरू हो गई। इसी भिड़ंत में एक विद्रोही ने मेसन के कमांडर को पकड़ लिया और अब पलड़ा धीरे धीरे विद्रोहियों की तरफ झुकने लगा। लेकिन मेसन के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने बिना पलक झपकाए अपने ही कमांडर की बलि चढ़ा दी। कमांडर की जान उसके लिए कुछ भी नहीं थी। उसी वक्त एक गार्ड ने एडगर को पकड़ लिया और कर्टिस पर बंदूक तान दी। उसने चेतावनी दी, अगर आगे बढ़े तो तुम्हारा दोस्त मर जाएगा। कर्टिस के लिए यह पल बेहद मुश्किल था। उसने मेसन को पकड़ने की कोशिश की, पर तब तक गार्ड ने एडगर को गोली मार दी। कर्टिस के सामने उसका सबसे करीबी दोस्त गिर पड़ा। यह देखकर उसका दिल बुरी तरह टूट गया। एडगर की मौत ने उसके अंदर की आग को और भड़का दिया। अब वह किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं था। आखिरकार कर्टिस ने मेसन को पकड़ ही लिया। अब हालात पलट चुके थे। मेसन की जान कर्टिस के हाथों में थी। उसने गार्ड्स को आदेश दिया, हथियार नीचे रखो। गार्ड्स रुक गए और अब मेसन कैदी बन चुकी थी। पूछताछ में मेसन ने कई चौंकाने वाले राज खोले। उसने बताया कि टिमी और एंडी, वो बच्चे जिन्हें पहले उठा लिया गया था, अब सामने के सेक्शनों में हैं। विल्फर्ड को बच्चों से खास लगाव है, इसलिए उन्हें वहां ले जाया गया है। फिर उसने एक और सच्चाई बताई, वाटर सप्लाई का कंट्रोल इंजन सेक्शन में है। बर्फ को पिघलाकर वहीं से पूरे ट्रेन को पानी भेजा जाता है। मतलब जिस सेक्शन पर कब्जा करने की योजना टेल सेक्शन ने बनाई थी, वह अब बेकार साबित हुई। अगर पानी पर कब्जा करना था तो विल्फर्ड के इंजन सेक्शन तक पहुंचना ही एकमात्र रास्ता था। अपनी जान बचाने के लिए मेसन ने सौदा किया। उसने कहा, मैं तुम्हें खुद विल्फर्ड तक ले चलूंगी। कर्टिस ने उसकी बात मान ली, लेकिन गिलियम ने उसे चेताया, सावधान रहना कर्टिस, विल्फर्ड एक चालाक आदमी है। वो अपनी बातों से तुम्हें फंसा सकता है। अगर वो बोलने लगे तो उसकी जुबान काट देना। गिलियम की ये बात कर्टिस के जहन में बस गई। इसके बाद कर्टिस, नामगोंग, योना, तान्या और कुछ साथी मेसन के साथ आगे बढ़े। जैसे जैसे वे ट्रेन के अगले डिब्बों में पहुंचे, दुनिया पूरी तरह बदलती चली गई। अब वे फर्स्ट क्लास की ऐशो आराम भरी दुनिया में थे। यहाँ चारों ओर हरियाली थी, फल और सब्जियों से भरे बगीचे, रंग बिरंगे फूल, ताजे फल, चमकदार पौधे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दूसरी धरती पर आ गए हों। अगले डिब्बे में एक विशाल एक्वेरियम था। मछलियां पारदर्शी पानी में तैर रही थीं और पास में एक सुशी बार भी था। टेल सेक्शन वालों ने पहली बार सुशी खाई। उनके लिए यह किसी जादुई अनुभव जैसा था। कर्टिस ने मौका देखकर मेसन को वही प्रोटीन बार खाने पर मजबूर किया जो कॉकरोच से बनाए जाते थे। मेसन ने नाक सिकोड़ी चेहरा बना लिया, लेकिन उसे खाना पड़ा। कर्टिस के लिए यह उसका छोटा सा बदला था। इसके बाद वे पहुंचे एक स्कूल सेक्शन में। ये कोई आम स्कूल नहीं था। यहाँ सिर्फ फर्स्ट क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता था और उन्हें सिखाया जाता था कि विल्फर्ड ही उनका भगवान है। स्कूल में बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था। उन्हें सिखाया जाता था कि विल्फर्ड एक भगवान है जिसने इंसानियत को बचाया। और टेल सेक्शन वाले, उन्हें दिखाया जाता था कि वे गंदे, कमीने और बेकार हैं। तानिया ने अपने बेटे टिमी की तस्वीर दिखाई और पूछा, क्या किसी ने उसे देखा है? एक बच्चा डर के साथ बोला, माँ, बच्चे सामने के डिब्बों में ले जाए गए हैं। ट्रेन उस जगह से गुजर रही थी जहाँ पिछली बगावत में कुछ लोग ट्रेन से कूद गए थे। बाहर की भयानक ठंड ने उन्हें तुरंत जमे रहने पर मजबूर कर दिया और उनकी मौत हो गई। स्कूल की टीचर उन्हें उनकी लाशें दिखाती और कहती, ट्रेन ही तुम्हारा घर है, अगर इंजन रुका तो तुम भी जम जाओगे। ये सब बच्चों को डराने का तरीका था ताकि वे कभी बगावत की सोच भी ना सके। लेकिन तभी एक आदमी अंडों की टोकरी लेकर आया। न्यू ईयर के मौके पर उसने बच्चों में अंडे बांटना शुरू किया। टेल सेक्शन के लोग हैरान थे। उन्हें लगता था कि अंडे और चिकन जैसी चीजें सालों पहले खत्म हो चुकी थी। और फिर अचानक वही आदमी टोकरी से मशीन गन निकालता है। वह गार्ड्स को पकड़ता है और विद्रोहियों पर जबरदस्त हमला शुरू कर देता है। साथ ही स्कूल की टीचर भी अपनी टोकरी से गन निकालकर कर्टिस और उसके साथियों पर हमला करती है। इस हमले में कर्टिस का एक साथी मर जाता है, लेकिन कर्टिस का दूसरा साथी फुर्ती से टीचर के गले में चाकू फेंककर उसे मार देता है। कर्टिस और बाकी साथी तुरंत सीसीटीवी स्क्रीन की तरफ देखते हैं। वे देखते हैं कि वाटर सेक्शन में फ्रैंको, गार्ड्स का लीडर, बाकी विद्रोहियों को मार डाला। गिलियम भी कैमरे के सामने गोली मार दी गई। कर्टिस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने क्रोध में मेसन को पकड़ लिया और मार डाला। अब उनके साथ केवल कर्टिस, नामगोंग और योना ही बचे थे। वे आगे बढ़े और पहुंचे फर्स्ट क्लास की दुनिया में। यहाँ हर चीज अलग थी। हॉस्पिटल, टेलर, ब्यूटी पार्लर, स्विमिंग पूल
और हर तरफ चमक दमक। एक डिब्बे में अमीर लोग क्रोनोल ड्रग के नशे में पार्टी कर रहे थे। नामगोंग और योना ने वहां से ढेर सारा क्रोनोल इकट्ठा किया। ये ड्रग उनके लिए बाद में बेहद काम आने वाला था। जैसे ही वे इंजन सेक्शन के पास पहुंचे, कर्टिस का गुस्सा फट पड़ा। उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नामगोंग ने उसे शांत किया और अपनी आखिरी सिगरेट दे दी। कर्टिस ने नामगोंग को अपने अतीत का दर्द सुनाया। 18 साल पहले जब धरती बर्फ में ढकी थी, टेल सेक्शन में हजारों लोग एक साथ ठूंस दिए गए थे। 1 महीने तक न खाना मिला न पानी। भूख ने इंसानों को पागल बना दिया था। लोग एक दूसरे पर टूट पड़े और काट कर खाने लगे। कर्टिस ने भी वही किया। उसने एक औरत को मार डाला और उसका बच्चा छीन लिया, क्योंकि वह भी भूख में इंसानियत भूल चुका था। लेकिन तभी गिलियम ने हस्तक्षेप किया। उसने कर्टिस का चाकू छीन लिया और अपना हाथ काट कर बाकी लोगों को खाने के लिए दे दिया। उस बच्चे का नाम था एडगर। गिलियम की इस कुर्बानी ने कई लोगों को जागृत किया। वे भी अपने अंग काट कर दूसरों को देने लगे। कर्टिस को यह सब याद कर गहरा अफसोस हुआ। भूख ने उसे इंसानियत भूलने पर मजबूर किया था। वह खुद से नफरत करता था। कुछ महीनों बाद विल्फर्ड के गार्ड्स प्रोटीन बार लेकर आए और तभी से टेल सेक्शन वाले उसी पर जिंदा थे। नामगोंग ने कर्टिस की कहानी सुनी और कहा, यह दुखद है, पर अब इंजन पर कब्जा करने का कोई फायदा नहीं। हमें ट्रेन का बाहर का दरवाजा खोलना चाहिए। उसने आगे बताया, वह क्रोनोल इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होने पर यह बम की तरह फट सकता है। हर साल कातेना ब्रिज से गुजरते समय वह खाई में प्लेन के मलबे को देखता था। पहले बस उसका एक हिस्सा दिखता था, लेकिन अब पूरा मलबा साफ दिखने लगा था। इसका मतलब था कि बर्फ पिघल रही है और बाहर की दुनिया अब शायद जिया जा सकता था। लेकिन कर्टिस को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि क्रोनोल का नशा नामगोंग का दिमाग बिगाड़ रहा है। तभी विल्फर्ड की सेक्रेटरी आई। उसने अचानक नामगोंग को गोली मार दी और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। फिर उसने कर्टिस को इंजन सेक्शन में ले जाया। वहां कर्टिस का सामना हुआ विल्फर्ड से। विल्फर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सोच रहे हो मैंने क्यों मैसेज भेजा? हर 510 साल में बगावत करवाना मेरा और गिलियम का समझौता था, ताकि ट्रेन की आबादी नियंत्रित रहे। इस बार गिलियम ने विद्रोह को रोका नहीं, इसलिए उसे मारना पड़ा। फिर विल्फर्ड ने कर्टिस को इंजन दिखाया। कहा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं अकेले ट्रेन नहीं चला सकता, इसलिए तुम्हें मेरी जगह संभालने का प्रस्ताव दे रहा हूँ। विल्फर्ड ने फ्रैंको को आदेश दिया, टेल सेक्शन के सिर्फ 18 लोगों को छोड़ दो, बाकी सबको मार डालो। ट्रेन को 18 साल पूरे हो चुके हैं, अब आबादी को नियंत्रित करना जरूरी है। कर्टिस ने सुनकर अपनी आंखें फाड़ लीं। फ्रैंको ने टेल सेक्शन के 64% लोगों को मार डाला। विल्फर्ड ने शांत स्वर में समझाया, ट्रेन में संसाधन कम है और आबादी लगातार बढ़ती रहती है, इसीलिए ऐसे कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। इधर नामगोंग और योना होश में आए। उनका इरादा था फर्स्ट क्लास के लोगों और फ्रैंको को मारना। योना ने तुरंत इंजन का गेट खोला, विल्फर्ड के असिस्टेंट को मार गिराया और क्रोनोल को ट्रेन के बाहर के दरवाजे पर रखा। फिर वह कर्टिस के पास माचिस मांगने गई। इसे लेकर उसे लगा कि इंजन के फ्लोर के नीचे कुछ है। कर्टिस ने उसकी मदद की। जब फ्लोर खोला गया, उनकी आंखों के सामने टिमी और एंडेडी थे, खतरनाक हालत में इंजन के पुर्जों में काम कर रहे थे। यह देखकर कर्टिस का गुस्सा फट पड़ा। उसने विल्फर्ड को एक जोरदार मुक्का मारा और उसे गिरा दिया। फिर माचिस योना को दी। कर्टिस ने तुरंत टिमी को बाहर निकाला और योना ने क्रोनोल में आग लगा दी। इसके बाद एक भयानक धमाका हुआ। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि बर्फ की एक विशाल चट्टान ट्रेन पर गिर गई। ट्रेन पटरी से उतर गई और सारे डिब्बे बिखर गए। इस हादसे में लगभग सारे लोग मर गए। सिर्फ टिमी और योना ही बच पाए। वे ट्रेन के मलबे से बाहर निकले और पहली बार धरती पर कदम रखा। दूर एक सफेद भालू पहाड़ी पर खड़ा था। यह एक संकेत था, धरती अब फिर से जीने योग्य हो चुकी थी। बर्फ पिघल रही थी, जीवन लौट रहा था और इंसानियत की उम्मीद फिर से जाग उठी। यहीं पर कहानी समाप्त होती है।